हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कक्षा 9 की प्रश्नावली 7 जो कि जिसका नाम है त्रिभुज, उसके प्रश्नावली 7 एक एक कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। और हल करने से पहले हम प्रश्नावली 7A में यूज होने वाले कॉन्सेप्ट को भी जानेंगे। यानी कॉन्सेप्ट मतलब रेखागणित में अगर कॉन्सेप्ट कहा जाए तो प्रमेय को जानेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन ने मतलब कॉन्सेप्ट है पहला, कि इसमें जो पहला कॉन्सेप्ट यूज होगा कि सर्वांग समता क्या होती है। ठीक है, पहला इसमें जो क्वेश्चन ऐड हुआ है, मतलब जो कॉन्सेप्ट है वो ये बताना है कि सर्वांग समता मतलब होता क्या है। तो देखिए सर्वांग समता का बेसिकली मतलब ये होता है, जब भी सर्वांग समता की बात आएगी तो आपको ये याद रखना है कि सर्वांग समता की जहाँ पे बात आएगी, किन्हीं दो चीज़ों को लेकर ही हम दो या दो से अधिक चीज़ों को लेकर ही उसमें हम सर्वांग समता को बता सकते हैं या अन्य किसी चीज़ को बता सकते हैं। सर्वांग समता बताने के लिए एक आकृति होना जरूरी नहीं है। जब तक दो आकृति, जैसे त्रिभुज की, अगर हम लोग त्रिभुज में सर्वांग समता पढ़ेंगे तो त्रिभुज में दोनों त्रिभुजों की बात हमको पता होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दो आकृतियां सर्वांगसम कहलाती हैं यदि उनका जो है आकार और आकृति एक हो, अर्थात समान हो। तो देखिए आकार एवं आकृति सेम होने का मतलब ये हो गया, अगर सर्वांग समता की बात करेंगे तो इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वही इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होना चाहिए। बेसिकली ये ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए कि अगर दो त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध करना है तो उसमें पहले ये क्लियर कर लेना है कि उन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल अगर सर्वांगसम हो गए तो वो त्रिभुज के भुजाएं, कोण आपस में सर्वांगसम होंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी अगर त्रिभुज सर्वांगसम है इसका मतलब ये हो जाएगा कि दोनों त्रिभुज का एरिया जो है सेम होगा। एरिया क्या होगा? एरिया जो है सेम होगा। ठीक है, तो यही होता है सर्वांग समता। तो देखिए यहाँ पे मैंने उदाहरण लिया है, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 60 अंश, ये भी 60 अंश। तो जब ये इतना अंश पे झुका और ये दोनों ही बराबर है, तो यानी जब ये इसको मिलाएंगे तब ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे। और देखिए ये तो हो गया आकृति में रेखाखंड, और रेखाखंड में सर्वांग समता कैसे दिखाएंगे। देखिए अगर ये 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, यानी आपको पता चल रहा है कि अगर हम कहीं पर भी इसका यूज करेंगे, या तो हम ए बी लिख दें, यहाँ से ए बी बराबर पी क्यू हो जा रहा है ना। तो जब ए बी बराबर पी क्यू हो जा रहा है तो इसका मतलब ये है, कहीं पर भी अगर हमको ए बी लिखना है तो हम उसके जगह पी क्यू लिख सकते हैं, और कहीं पर भी हमको पी क्यू लिखना है तो हम इसको ए बी लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है, उनकी प्रॉपर्टी आपस में सेम है। और देखिए सर्वांग समता का चिन्ह देखिए, याद रखिएगा, बराबर के ऊपर ऐसे वाला समरूप वाला। जब क्लास 10th में जाएंगे तो आप लोग को समरूप पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो समरूप का सिंगल ये होता है, और समरूप के नीचे दो को बराबर का चिन्ह लगा देंगे, तब ये सर्वांगसम बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए किसी भी आकृतियों को, किन्हीं दो या दो से अधिक आकृतियों को सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, एक तो कोण, एक तो भुजा। अब देखते हैं हम लोग सर्वांग समता कितने प्रकार से हम लोग सिद्ध कर सकते हैं। तो देखिए प्रमेय नंबर आपका 1 कह रहा है, देखिए किन्हीं दो आकृतियों में सर्वांग समता सिद्ध करने की विधि। देखिए हम लोग के चैनल पर आप लोग को एक एक कॉन्सेप्ट पहले बताया जाएगा, कॉन्सेप्ट के बाद ही आपको न्यूमेरिकल्स पे चला जाएगा, ताकि आपको अगर कोई भी अन्य चीज़ें बताना हो तो वहाँ से आपको पकड़ ले जाएं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए दो आकृतियों में सर्वांग समता सिद्ध करने की विधि कौन कौन सी है। इसके मुख्यतः 3 विधियाँ होती हैं, कोण, भुजा, कोण। ठीक है, या इसका अभी समझा रहे हैं, भुजा 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 और भुजा कोण भुजा। तो देखिए इसका मतलब ये हो गया, अगर किन्हीं दो आकृतियाँ दी गई, इस चैप्टर में हमको त्रिभुज की बात करना है तो हम त्रिभुज को लेकर चलते हैं। तो हम इसको सर्वांगसम कैसे सिद्ध कर सकते हैं कि कोण एक त्रिभुज के कोण दूसरे त्रिभुज के कोण के बराबर हो, भुजा एक भुजा बराबर हो इस भुजा के, और एक कोण और बराबर हो इसी कोण के। ठीक है, तो ये त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम, यानी ये त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखिए
चलिए 1 मिनट। चलिए अब देखिए दूसरा चीज़ भुजा भुजा भुजा, ठीक है। जब भुजा 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 की बात हो गई तो इसका मतलब दो त्रिभुज लेना है हम लोग को, दो में ही बात करना है और इसके तीनों भुजाएं आपस में बराबर होने चाहिए। तो ये तुरंत त्रिभुज क्या सिद्ध हो जाएगा, सर्वांगसम। ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, तो त्रिभुज ये सर्वांगसम ये हो जाएगा, ठीक है। अब भुजा कोण भुजा को हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब देखिए इन्हीं को हम लोग प्रमेय के रूप में अब आगे पढ़ेंगे। जैसे मैं बताते जा रहा हूँ वैसे कापी में एकदम नोट करते चलिए, आपका नोट्स भी तैयार होते रहेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करें और एजुकेशनल वीडियो के लिए। तो प्रमेय नंबर 1 जो है आपसे कह रहा है, अब देखिए हम इन्हीं पर प्रमेय पढ़ेंगे, 3 प्रमेय इन पर पढ़ेंगे और 3 प्रमेय इसी का उल्टा पढ़ लेंगे, ठीक है। तो देखिए भुजा कोण भुजा सर्वांग समता प्रमेय, भुजा कोण भुजा ये वाला पढ़ रहे हैं हम लोग पहले। तो देखिए दिया यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं, एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उसका आंतरिक कोण यानी ये कोण क्रमशः दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और आंतरिक कोण के बराबर हो, और आंतरिक कोण के बराबर, तो वे त्रिभुज कैसे होंगे, सर्वांगसम होंगे। वे त्रिभुज कैसे होंगे, सर्वांगसम होंगे, ठीक है। तो आप देखिए मैंने एग्जाम्पल भी दिया आपको, दो त्रिभुज लिया है, त्रिभुज ए बी और सी और त्रिभुज पी क्यू आर ले लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए बी जो भुजा है पी क्यू के बराबर है, ये हमने पहले से दिया हुआ है क्योंकि हमको यही सिद्ध करना था, ठीक है। और बी सी बराबर क्यू आर हो गया, ये बराबर ये, और कोण बी बराबर कोण क्यू दे दिया है। तो अतः यहाँ से स्पष्ट क्या है, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है। ये सर्वांगसम का चिन्ह है, ठीक है ना। तो ये प्रमेय नंबर 1 हम लोग का सिद्ध हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर में। प्रमेय नंबर 2, देखिए प्रमेय नंबर 2 एक बहुत ही मज़ेदार प्रमेय है, ठीक है। बहुत आसान प्रमेय है, ये हर क्वेश्चन में लगभग यूज होता है। तो प्रमेय नंबर 2 आपका कह रहा है कि किसी त्रिभुज की दो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो इसको समझने से पहले चित्र को समझिए। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पहले जो बता रहा हूँ उसको देखिएगा। मान लीजिए कोई त्रिभुज आप ले रहे हैं, त्रिभुज ए बी और सी, जिसमें ए बी बराबर ए सी दे दिया है। तो ये दो बराबर भुजा हैं, इसके सामने कोण कौन बन रहा है, ये वाला बन रहा है कोण, और इसके सामने ये कोण बन रहा है। तो दिया है दो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। इसके सामने का कोण ये, इसके सामने का कोण ए, तो यानी कोण ये कोण जो यहाँ पे बनेगा इस कोण के भी बराबर होगा। तो हम लोग इसको सिद्ध कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने रचना से एक एडी रेखाखंड खींच लिया, ठीक है, जिसके बारे में हमने कुछ पता नहीं है, ठीक है। देखिए अब देखिए दिया क्या है, ए बी बराबर ए सी दे दिया है, सिद्ध क्या करना है, कोण बी बराबर कोण सी। और रचना में हमने क्या किया, कोण ए का अर्धक भुजा बी सी पर खींचा, ए का जो है अर्धक खींचा, ठीक है, ए का अर्धक खींचा। हमको पता नहीं है बी डी बराबर है डी सी के, ठीक है कि नहीं है ये नहीं पता है, हमने कोण ए का केवल अर्धक खींच लिया। अब देखिए उपपत्ति में विपत्ति आता है, हाँ, त्रिभुज ए बी डी तथा ए डी सी से चलिए। तो ए बी बराबर ए सी दिया है, ऊपर ही दिया है, ए डी बराबर ए डी उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों में हो। अगर ए डी बी अलग से बनाएं और ए डी सी अलग से बनाएं तो ए डी दोनों में आ गया कि नहीं, ठीक है, ए डी दोनों में आ गया। अतः ए डी बराबर ए डी उभयनिष्ठ मतलब दोनों में कॉमन होना। तो और क्या दिया है, कोण बी ए डी जो है कोण डी ए सी के बराबर है, क्योंकि हमने रचना में बता दिया कि कोण ए का अर्धक बी सी पर खींचा, यानी बी सी पर जब खींचेंगे तो ये दो भागों में कोण बढ़ जाएगा। और आपको इससे पहले वाले चैप्टर में हमने बताया है कोणों का अर्धक, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए अतः भुजा कोण भुजा, देखिए दो भुजा मिला एक कोण मिला, अतः कौन सा सर्वांग समता लगाएंगे, भुजा कोण भुजा से त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज ए डी सी, अतः उनके संगत भाग भी बराबर होंगे, यानी कोण बी बराबर कोण सी। ये सिद्ध हो गया कि नहीं, हो गया। अब इसी का उल्टा प्रमेय नंबर 3 देखिए, कोनवा में लुका गया है। यदि किसी त्रिभुज की दो कोण बराबर हैं, यानी उनके सम्मुख को भुजा भी बराबर होंगे। अगर कोण बी बराबर कोण सी है, अर्थात ए बी बराबर ए सी हो जाएगा। इसी का उल्टा है कि नहीं,
तो इधर से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर पहुँच जाएंगे, है कि नहीं, यहाँ तक उस सिद्ध हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और हम लोग नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, प्रमेय नंबर 4 दिया है आपका। ठीक है, तो प्रमेय नंबर आपका 4 क्या है, यदि एक त्रिभुज के 2 कोण तथा उनकी आंतरिक भुजा, यदि एक त्रिभुज के 2 कोण और उनकी आंतरिक भुजा दूसरे त्रिभुज के संगत 2 कोण और उनकी आंतरिक भुजा के बराबर, ये त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। 2 कोणों की बात किया है, 2 कोण आपस में बराबर आपको दिख रहा है, और एक भुजा आपस में बराबर हो दोनों त्रिभुज में, तो वो त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। ये सब याद करना है आपको। ये सब जब याद रहेगा तो क्वेश्चन ऐसे लगेंगे जैसे हलवा है सब। ठीक है, क्वेश्चन एकदम हलवा लगेंगे आप लोग के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा तो हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए प्रमेय नंबर जो 5 दिया है कि 2 त्रिभुज में यदि एक त्रिभुज की 3 भुजाएं दूसरे त्रिभुज की 3 भुजाओं के बराबर हों तो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। तो देखिए अगर ये वाली भुजा इसके बराबर हो, ये वाली भुजा इसके बराबर हो और ये वाली भुजा इसके बराबर हो, तो ये त्रिभुज आपस में कैसे हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया ना, भुजा 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 मिल जाएगा तो भी त्रिभुज दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, सर्वांगसम त्रिभुज आपस में बन जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सब रहे हमारे प्रमेय। ठीक है, अब हम लोग अपने प्रश्नावली पे आते हैं। जो आपका प्रश्नावली 7A है वो क्या कह रहा है, 7A में प्रश्नोत्तर 1 को देखिए आप लोग। चतुर्भुज ABCD में, चतुर्भुज ABCD में AC बराबर AD दे दिया है, यानी ये बराबर ये है। ठीक है, AB कोण A को समद्विभाजित करता है, यानी कोण ये बराबर हो जाएगा कोण इसके। ठीक है, दर्शाइए कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा, यानी ये त्रिभुज जो है इस त्रिभुज के सर्वांगसम होगा। बेहद ही आसान क्वेश्चन है। और BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं, BC और BD के बारे में अभी जो कहना रहेगा हम लोग कह लेंगे, पहले सर्वांगसम सिद्ध कर लें। ठीक है, अब चलिए तब दोनों त्रिभुज से चलिए, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ABD से। ठीक है, तो AB बराबर AB उभयनिष्ठ है। ठीक है, दोनों में कॉमन पार्ट मिल रहा है ना, और कोण CAB बराबर कोण BAD दिया है, क्योंकि AB कोण A को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। समद्विभाजित करने का मतलब क्या हो रहा है, समान और बराबर भागों में, 2 बराबर भागों में विभाजित करना। समान रूप से 2 बराबर भागों में विभाजित करने को ही हम लोग समद्विभाजित करना कहते हैं। और AC बराबर AD ये तो दिया गया है, क्वेश्चन में ही दिया गया है कि AC बराबर AD, तो दोनों त्रिभुजों में AC बराबर AD हो गया। अब तीनों चीज़ मिल गया ना, 3 चीज़ मिलना चाहिए। तो अतः भुजा कोण भुजा सर्वांगसमता प्रमेय से त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा ABD के, अतः उनके संगत भाग आपस में बराबर जाएंगे। यानी BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं, BC बराबर क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा। इस क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट्स। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इससे आसान कोई क्वेश्चन है नहीं है। ठीक है, तो ABCD एक चतुर्भुज दे दिया है जिसमें AD बराबर BC, AD जो है बराबर है किसके, BC के, और कोण BAD बराबर कोण CBA, कोण DAB, यानी ये बराबर है किसके, CBA। ठीक है, तो देखिए हमको 2 त्रिभुज मिल रहा है, एक ये मिल रहा है और एक ये मिल रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आपको क्या दिख रहा है कि कोण BAD बराबर हो जाएगा कोण CBA के। त्रिभुज DAB इसमें चल रहे हैं और त्रिभुज ABC से चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा कोण DAB बराबर कोण CBA, ये तो दिया गया है। और AB बराबर AB क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज में आ रहा है। ABC लीजिए और ABD लीजिए, दोनों में आएगा कि नहीं, ये भी ध्यान से देखिए तो आएगा। ठीक है, और BC बराबर AD हो जाएगा, ये इस त्रिभुज में है और ये इस त्रिभुज में, ये भाग बराबर हो गए कि नहीं, आपको स्पष्टता दिख गया कि ये भुजा कोण और भुजा मिल रहा है। तो अतः भुजा कोण भुजा सर्वांगसमता प्रमेय से जो त्रिभुज ABD होगा वो त्रिभुज ABC के इक्वल, मतलब सर्वांगसम हो जाएगा, इक्वल नहीं सॉरी, सर्वांगसम हो जाएगा।
अतः त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज ए बी सी, और यहाँ से क्या हो जाएगा, अब सर्वांगसम हो गए तो उनके संगत भाग में आपस में बराबर होंगे, क्योंकि क्षेत्रफल को बराबर करने के लिए सभी भागों को एक होना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए किसी घर में 4 भाई हैं और एक जगह खेत है 80, मान लीजिए 80 का है कोई खेत, मतलब 80 फुट हो वर्ग स्क्वायर, 80 बीघा हो, 80 बीघा ज़मीन है, तो सबको इक्वल पार्ट मिलना चाहिए कि नहीं। सभी भाई कहेंगे मुझको भी इक्वल पार्ट चाहिए, तो 20-20 ठो हमको सबको देना पड़ेगा कि नहीं। तो वही बात है, सर्वांग समता के लिए सभी भागों का 2 आकृतियों का या दो से अधिक आकृतियों का समान होना बहुत ज़रूरी है, तभी उनमें सर्वांग समता मतलब सभी चीज़ों में समान होना चाहिए। ठीक है, अतः यहाँ से क्या हो जाए, बी डी बराबर ए सी, यानी उनके संगत भाग बराबर होंगे तो बी डी बराबर ए सी हो जाएगा। ठीक है, और कोण ए बी डी बराबर बी ए सी हो जाए, ए बी डी, यानी ये कोण और ये कोण बी ए सी, ये कोण आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे संगत भाग से। ठीक है स्टूडेंट्स, सो इस वीडियो लेक्चर के लिए बस इतना है स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वाचिंग। इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा और इसके आगे के क्वेश्चन को हम लोग एक एक क्वेश्चन लगाएंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपके इस प्रश्नावली का। थैंक्स फॉर वाचिंग स्टूडेंट्स। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक्स।